नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम आदिकाल पढ़ रहे थे। आदिकाल में हमने जैन, सिद्ध, नाथ और रासो काव्य पढ़ा और उसके बाद में लौकिक काव्य पढ़ेंगे। तो लौकिक काव्य में पहली रचना है ढोला मारूरा दुआ। तो ढोला मारूरा दुआ जो राजस्थान में इतनी प्रसिद्ध हुई कि इसके ऊपर एक दोहा भी गाया जाता है कि ढोला थारे देश में निपजे तीन रतन, एक ढोला दूजी मरवणी और तीजो कसुमल रंग। तो ये ढोला मारूरा दुआ जो कवि कलोल ने दुहा छंद में रचित की और बाद में कुशल लाभ ने 17वीं शताब्दी में कुछ चौपाइयाँ जोड़ी थी। और इसका समय डॉक्टर नगेंद्र 11वीं शताब्दी बताते हैं और डॉक्टर मोतीलाल मेहनारिया 12वीं शताब्दी बताते हैं। और इसकी भाषा लोक भाषा राजस्थानी है। इसमें जो छंद है वो मूलतः दोहों में थे, लेकिन 17वीं शताब्दी में कुशल लाभ ने कुछ चौपाइयाँ जोड़ी थी। और इसका जो नायक है वो ढोला है, जो नरवर देश के कछवा राजा नल का पुत्र है। और इसकी नायिका है वो एक है मारवणी और एक है मालवणी। जो मारवणी है वो पुंगल बीकानेर की हैं और राजा पिंगल की पुत्री हैं, और मालवणी है जो मालवा की राजकुमारी है। और एक सह नायिका के भी जिक्र होता है जिसका नाम है गालवणी। और इस रचना में श्रृंगार रस है और वियोग श्रृंगार की रचना है। तो इसकी हम स्टोरी थोड़ी शॉर्ट में देखेंगे। क्या होता है कि एक बार पुंगल देश है जो बीकानेर है, वहाँ पर अकाल पड़ता है। तो पुंगल बीकानेर के राजा पिंगल है जो राजा नल के राज्य में जाते हैं। तो राजा पिंगल की जो पत्नी है वो राजा नल के पुत्र ढोला को देखती है, तो वो उस पर मोहित हो जाती है या फिर उसको वो पसंद आ जाता है। तो वो अपनी पुत्री मारवणी के लिए उसे दूल्हे के रूप में चुनती है और इन दोनों की सगाई करके शादी करवा दी जाती है। जब शादी करवाई जाती है तब ढोला 3 वर्ष का होता है और जो मारवणी है वो 1.5 साल की होती है। और उसके बाद में वापस ये बीकानेर आ जाते हैं, पुंगल बीकानेर आ जाते हैं और ढोला बड़ा होता है। और बाद में ढोला की शादी मालवणी से हो जाती है जो मालवा की राजकुमारी है। और इधर ये मारवणी है जो ढाडियों के माध्यम से ढोला को संदेश भिजवाती हैं और उनके विरह गीत गाती हैं। तो और अंत में जो ढोला है वो आता है और मारवणी को ले जाते हैं और दोनों का मिलन होता है। इस प्रकार की स्टोरी है। तो ये वियोग श्रृंगार की रचना है और ये श्रृंगार रस की है जो वियोग श्रृंगार की है। और आगे हम देखेंगे इसका संपादन है जो 1934 में काशी नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा हुआ। और हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके बारे में कहते हैं कि काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व तो है ही, परवर्ती हिंदी साहित्य के दोहाबद्ध काव्यों को समझने की दृष्टि से भी इस ग्रंथ से सहायता मिलती है। इस पुस्तक को हेमचंद्र के व्याकरण से प्राप्त दोह और बिहारी सत्सई के 20 की कड़ी समझा जा सकता है। यद्यपि यह गीत काव्य के रूप में प्राप्त है, इसमें पूरी कथा प्राप्त है। और इसका एक प्रसिद्ध दोहा है जो ढोला मारूरा दुआ से लिए गए हैं। सोरठिया दूहा भला भलो भली मरवन रही बात, जो बन साई धन भली तारा साई रात। और एक ढोला मारूरा की प्रसिद्ध पंक्ति है ढोला थारे देश में, जो हमने पहले देखी है। और उसके बाद में है लौकिक रचना है बसंत विलास। कौन सी है? बसंत विलास। इसके रचनाकार का अभी तक पता नहीं चला है। और इसमें 84 दोहे हैं जो पिंगल शैली में रचित है। और इसके प्रथम संपादक हैं केशव राय हर्षद राय ध्रुव। और ये इसका प्रकाशन 1952 में हाजी मोहम्मद स्मारक से हुआ। और इसका आधार है जो 1451 की पांडुलिपि है। 1451 में एक पांडुलिपि मिली, उसके आधार पर संपादन किया केशव राय हर्षद राय ध्रुव ने। और बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण इस रचना में देखने को मिलता है। और ये संयोग सरकार की रचना है। पीछे हमने पढ़ी ढोला मारूरा दुआ, वो योग श्रृंगार की थी और ये है संयोग श्रृंगार की। और एक रचना है राहुल वेर की जो श्रृंगारिक भावना को बसंत विलास में पूर्णता मिलती है। राहुल वेर एक रचना है रोड़ा कवि द्वारा रचित 10वीं शताब्दी की, उसमें भी श्रृंगार रस का वर्णन हुआ है। और उसकी जो श्रृंगारिक भावना है उसको इस बसंत विलास रचना में पूर्णता मिलती है, ऐसा माना जाता है। और बसंत विलास में स्त्री पुरुष और प्रकृति तीनों के मादक सौंदर्य का चित्रण है। और इसकी एक पंक्ति है इणी परी कोयली कुंजई पूजई युवती मनोर विदुर योगिनी धूजई पूजई मयण किशोर। ये बसंत विलास की पंक्ति है। और ये आदिकाल में रचित सर्वश्रेष्ठ लौकिक काव्य है। कैसा है? लौकिक काव्य है। और उसके बाद हैं रचनाएं, एक है जयचंद्र प्रकाश और एक है जय मयंक जसचंद्र की। ये दोनों महाकाव्य हैं और ये दोनों ही ग्रंथ अनुपलब्ध है, उपलब्ध नहीं है। और जयचंद्र प्रकाश के रचित हैं भट्ट केदार और जय मयंक जसचंद्रिका के रचित हैं मधुकर कवि। और इन दोनों में ही जयचंद गढ़वाल जो कन्नौज के राजा थे और पृथ्वीराज चौहान तृतीय
जो अजमेर के चौहान शासक थे दोनों के मध्य जो युद्ध का वर्णन है इन दोनों में। तो ये 2 रचना हो गई, ये भी देख लीजिएगा। और उसके बाद में प्राकृत पेंगलम। प्राकृत पेंगलम के संकलन करते हैं लक्ष्मीधर। ये प्राकृत पेंगलम में इसमें 4-5 कवियों की जो दोहे छंद शामिल है, 4-5 कवियों के छंद शामिल है। और इसका समय 14वीं सदी है। और इस प्राकृत पेंगलम पर बाद में टीका लिखी है बंशीधर ने। और इस प्राकृत पेंगलम में शामिल कवि किन किन कवियों की रचनाएं या छंद शामिल है, तो विद्याधर हैं, सारंगधर हैं, लक्ष्मीधर हैं, जज्जल है और हरिभद्र है। जो सारंगधर है जो हमीर रासों की रचना की थी, आचार्य शुक्ल ने सारंगधर के 8 छंद जो प्राकृत पेंगलम में देखे, उसके आधार पर ही ये अनुमान लगाया कि हमीर रासो नाम की कोई रचना है। और इसकी भाषा है प्राकृत व अपभ्रंश, जो हिंदी का प्रारंभिक रूप समझने में सहायक है। और इस ग्रंथ की उपयोगिता है आदिकालीन काव्य रूढ़ी और परंपराओं को समझने में सहायक है ये ग्रंथ। और जो शुक्ल ने हमीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व का पता लगाया, वो 8 छंद इसी प्राकृत पेंगलम में मिलते हैं। और उसके बाद है तो लौकिक रचनाओं में हमने कुछ रचनाएं देखी। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे मीर खुसरो और विद्यापति के बारे में। उसके बाद में हमारा आदिकाल समाप्ति की ओर बढ़ेगा। धन्यवाद।